हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं यूनिस खान और आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी कक्षा 10 के विज्ञान सब्जेक्ट के चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपने uniskhan.in या फिर मेरी वेबसाइट के अलावा आप मेरी ऐप पे भी जा सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से ऐप को डाउनलोड करके आप कक्षा 10 के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि टोटली फ्री है। तो कोर्स को ज्वाइन करने के बाद में आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा एनरोल्ड कोर्सेज में। तो एनरोल्ड कोर्सेज के अंदर आप जब जाएंगे तो जो भी कोर्सेज आपने ज्वाइन किए होंगे वो आपको आपके सामने नजर आएंगे। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि 3 कोर्सेज यहाँ दिखाई देने लग रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना अध्याय नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, इसके एमसीक्यू। तो इसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में, क्योंकि मैंने ये पहले से स्टार्ट किया हुआ था, तो यहाँ लिखा आ रहा है कंटिन्यू कोर्स। आप फर्स्ट टाइम करोगे तो स्टार्ट या टेक दिस कोर्स ऐसा कुछ लिखा मिलेगा, तो वहाँ से आप इसी बटन पे आपने क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में इस चैप्टर में जो भी चीज़ें हम देखने वाले हैं एमसीक्यू से रिलेटेड, वो आपके बिल्कुल सामने होगी। तो सबसे पहले आपने भाग नंबर 1 पे जाना है। तो यहाँ पर आप देखिए नीचे दिख रहा है आपको महत्वपूर्ण आयन, इस पर क्लिक करेंगे। इसको मैं हल्का सा जूम कर लेता हूँ। तो ये देखिए, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि किस तरह से कोई भी केमिकल फार्मूला तैयार किया जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपका जो सब्जेक्ट केमिस्ट्री है तो इस केमिस्ट्री में जगह जगह आप केमिकल फार्मूले देखोगे। तो अगर वो केमिकल फार्मूले बनाने आपको आते हैं या आपको मुझवानी ध्यान है तो आपके लिए केमिस्ट्री काफ़ी ईजी हो जाएगी। अगर आपको नहीं आते हैं तो इस लिस्ट की हेल्प से आप इन फार्मूलों, जितने फार्मूले हैं उनको बनाना सीख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो भी मेन अपने जो आयन्स हैं जिनके केमिकल फार्मूले आगे यूज होंगे वो मैंने यहाँ गिवन। तो जो भी मेन अपने फार्मूले होंगे उन सब के आयन यहाँ गिवन है, जिससे आप कोई भी फार्मूला बना सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं अगर बनाना चाहूँ, आपको ये बोल दिया जाए कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का क्या फार्मूला है, तो सिल्वर क्लोराइड को उठाने में थोड़ा मुश्किल लेता हूँ, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का बोल देते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला कैसे बनाएंगे हम? तो सबसे पहले इस टेबल को अगर आप लर्न करते हो तो इस टेबल में आप देख सकते हैं, यहाँ देखो ये एल्यूमिनियम गिवन है Al+3। तो आपने लिखना है Al+3, ये आपको लर्न होना चाहिए स्टार्टिंग से ही। सेकंड था एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड बोला हुआ है, तो इसी टेबल से आप देखोगे हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है OH-। तो इनका फॉर्मूला बनाने के लिए आपने क्या करना है, Al और OH को साथ साथ रख लेना है। और जो Al के ऊपर नंबर गिवन है, जैसे +3 है, तो ये नंबर देखना आपने, ये 3 जो नंबर है ये आपने OH के नेक्स्ट यहाँ नीचे की तरफ लगा देना है। और OH के ऊपर जो नंबर है 1 होता है, तो 1 को Al के लगाना होता है, तो 1 को हम यहाँ शो नहीं करते, इसलिए आपका फॉर्मूला बन जाता है AlOH3। इस तरह से आप कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई और फॉर्मूला देखते हैं। जैसे आपको लेना है जिंक क्लोराइड, तो जिंक का होता है Zn+2, क्लोराइड का होता है Cl-। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो सबसे पहले तो आप क्या करो, Zn और Cl को साथ साथ रख दो। अब ये Zn के ऊपर देखो कितना आया हुआ है, +2 आया हुआ है, तो इस 2 नंबर को यहाँ से उठाया आपने और ये इसके यहाँ लगा देना है। Cl पे अगेन 1 है, 1 कहाँ लगाएंगे हम, Zn के, जिसको हम दिखाना जरूरी नहीं समझते। इस तरह से और देखते हैं। जैसे आपने देखा एल्यूमिनियम सल्फेट, तो एल्यूमिनियम के ऊपर कितना है, +3, सल्फेट पे कितना है, SO4-2। अब ये देखो इस वाले केस में फॉर्मूला कैसा बनेगा, तो आपने Al और SO4 दोनों को लिखा। Al के ऊपर कितनी पावर गिवन है यहाँ पर, 3, तो ये 3 इस SO4 को ब्रैकेट में लेके यहाँ 3 लगा देंगे। और सल्फेट पे कितनी पावर है यहाँ पर, 2, तो ये 2 यहाँ एल्यूमिनियम के लगा देंगे। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आपको ये टेबल अच्छे से लर्न होगी। तो ये आपने टेबल जरूर लर्न करनी है, उसके बाद ही आप किसी फॉर्मूले को अच्छे से बना पाओगे। तो इसको अपनी कॉपी में नोट करना है और 2 या 3 बार पढ़ते ही आपको ये आसानी से लर्न हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी आप 9th क्लास में इस चीज़ को पढ़ चुके हो। तो देखिए ये आपकी टेबल है। इस टेबल से आपने जितने भी आइंस हैं, ये वही आइन गिवन है जो इस चैप्टर में या आगे आने वाले चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, उन्हीं का दिया गया है। तो यहाँ से आप इनको लर्न करने के बाद में ही आप नेक्स्ट यूनिट पे बढ़ेंगे। तो उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट अपना आपका क्विज, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के महत्वपूर्ण बिंदु। तो यहाँ से आप क्विज ये पहले से कंप्लीट किया हुआ, मैं इसको रीटेक ले लेता हूँ। आप कोई भी क्विज को कितनी ही बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, जब आपको लगे कि अब आपको अच्छे से क्वेश्चंस आने लगे हैं, उसके बाद में आप नेक्स्ट
जो क्विज है उसको आप स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप रीटेक कीजिए, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो क्विज को आपने स्टार्ट किया, तो सबसे पहला क्विज क्या है, देखो क्वेश्चन क्या बताता है, निम्न तत्वों के प्रतीक की पहचान करके सही मिलान करें। यानी कि आपने एलिमेंट्स की पहचान सीखनी है यहाँ से। जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट है तब उसकी पहचान क्या है, तो आपको पता है हाइड्रोजन को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। कार्बन, कार्बन का सिंबल होता है C, तो इसको यहाँ ड्रॉप किया आपने। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, इसको यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का सिंबल होता है N, आपने यहाँ पर ड्रॉप किया। और इस तरह से क्लोरीन, क्लोरीन का सिंबल होता है Cl। इस तरह से आपने देखा कि जितने भी पॉसिबल थे हमने सारे एडजस्ट कर दिए। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको पहचान हो जाएगी कि नाइट्रोजन, क्लोरीन वगैरह को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी प्रकार का है, निम्न तत्वों के प्रतीक की पहचान करके सही मिलान कीजिए। देखो सिलिकन, सिलिकन को हम रिप्रेजेंट करते हैं Si से। काफ़ी बच्चे सिल्वर से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आगे देखेंगे हम। सिल्वर जो होता है वो Ag होता है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो होता है वो Mg। एल्यूमिनियम है वो Al। इस तरह से आपने देखा आयरन, आयरन का सिंबल क्या बनेगा, Fe। निकल, निकल क्या होता है Ni। इस तरह से लास्ट बचा आपका बेरियम, तो बेरियम का क्या सिंबल बनेगा, ये Ba। इस तरह से आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, इसी प्रकार का क्वेश्चन फिर आ गया। सल्फर, सल्फर को रिप्रेजेंट करते हैं S से, सोडियम को Na से, कॉपर को Cu से, सिल्वर को रिप्रेजेंट करते हैं Ag से, गोल्ड, गोल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं Au से, और फॉस्फोरस को रिप्रेजेंट करते हैं P से। ये गोल्ड वाला ड्रैग नहीं हुआ, गोल्ड को ड्रैग करके यहाँ रख देंगे Au को, ठीक है। इस तरह से आपने इसको सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आपको ये समझना भी चाहिए, हमारी डेली लाइफ का क्वेश्चन है। बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा अपने घरों में सफेदी करते थे पहले, आजकल तो दूसरे कलर वगैरह, पुट्टी वगैरह ये चलने लग गए, पर कुछ टाइम पहले, आज से 5-7 साल पहले ज़्यादा रिवाज था अपना सफेदी करने का। तो सफेदी जो करते थे वो होता क्या था, मार्केट से जो पाउडर लाते थे सफेद, तो वो एक तरह से आपका कैल्शियम ऑक्साइड होता है, और वो कैल्शियम ऑक्साइड को लाकर पानी में भिगो देते थे किसी ड्रम के अंदर या किसी बड़े बर्तन के अंदर। जैसे एग्जाम्पल के बर्तन का मतलब घड़ा टाइप में मान लेते हैं। और उस कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी में डालते थे तो ये एक एक्सोथर्मिक यानी कि उष्माक्षेपी क्रिया होती थी, तो वो पानी उबलने लग जाया करता था। तो जब तक ये उबलता तब तक कुछ नहीं कहते, और उसके बाद में उसको हम क्या करते, फिल्टर करके और उसको ब्रश से दीवारों पे कलर कर दिया करते थे। तो ये भुजा हुआ चूना कब बना, स्टार्टिंग में जब लाए थे वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, पानी में डुबोने के बाद में जब वो अच्छे से उबल कर, अपने आप उबलता है, ये हमें उबालना नहीं पड़ता, पानी में डालते ही अपने आप उबलने लग जाएगा पानी। तो उसके बाद में इसको फिल्टर करते हैं, तो वो जो पानी में डिजोल्व हो चुका है उसे हम बोलेंगे भुजा हुआ चूना। तो ये भुजा हुआ चूना क्या करते हैं, हम दीवारों पे लगाते हैं। तो भुजा हुआ चूना क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित डैश के साथ धीमी गति में विक्रिया करके, वायु में उपस्थित किसके साथ, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है जो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसके साथ रिएक्शन करता है। तो यहाँ से आपने कार्बन डाइऑक्साइड इसका सेलेक्ट करना ऑप्शन करके दीवारों पर डैश की एक पतली परत बना देता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जब कंबाइन करते हैं, जब ये दोनों कंबाइन करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 जब कंबाइन करता है कार्बन डाइऑक्साइड से, तो ये बनता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बननी स्टार्ट हो जाती है, परत बननी स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा, इसमें ऑप्शन आएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट ये CaCO3 की पतली परत बनती है, जो सफेदी करने के 2-3 दिन बाद, वही है 2-3 दिन बाद ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये वही रहेगा, का निर्माण होता है और दीवारों पे चमक आ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि सफेदी करने से लास्ट में दीवारों पर जो मटेरियल बचता है, जिसकी वजह से दीवार बिल्कुल सफ़ेद नज़र आती है, वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और मार्केट से जो लेके आते हैं वो आपका होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको पानी में डालते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। तो ये तो आप जानते हो अच्छे से, जैसे एग्जांपल के तौर पर H2 प्लस O2 चेंज इनटू H2, इसको बैलेंस करते हैं तो इस तरह से आता है ये। तो दो हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं अभिकारक, और मिलकर एक बनाने लग रहे हैं। तो इसमें जब मिलकर एक बनता है तो इस प्रकार की जितनी भी रिएक्शंस हैं, जितनी भी अभिक्रियाएं होती है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा आपका, संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट पे चलते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद में बंट जाएं। यानी कि अब की बार एक चीज दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप यही ले लीजिए, वाटर वाला एग्जांपल रिवर्स में भी पॉसिबल है। जैसे वाटर जो है, वाटर में से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनोड एंड कैथोड, तो आपने पढ़ा होगा कहीं पर H2 और O2 का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर एक आप यहाँ पर अभिकर्मक लेके चलते हैं, दो या दो से अधिक छोटे उत्पादों में बंट जाता है। तो इस प्रकार की रिएक्शन को अभिक्रिया को हम बोलते हैं वियोजन, क्योंकि इसमें एक चीज टूटकर दो या दो से अधिक पार्ट में डिवाइड होने लग रही है। इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन मीन टूटना। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व यौगिक के दूसरे कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। यानी कि ऐसी रिएक्शन हमने देखी है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने ये पढ़ा है कि कॉपर सल्फेट जो होता है उसमें जब जिंक डालते हैं तो कुछ टाइम के बाद में हमें जिंक सल्फेट और कॉपर मिलता है। तो आपने क्या देखा कि ये कॉपर पहले सल्फेट के साथ था और अब जिंक यहाँ आ चुका है और कॉपर बाहर निकल चुका है, कॉपर साइड में आ चुका है। तो क्या देखा आपने कि कम क्रियाशील, यानी कॉपर कम क्रियाशील होता है, तो इसके यौगिक में से कॉपर को किसने हटा दिया, अधिक क्रियाशील वाले में। तो इस तरह की रिएक्शन में जहां पर एक अधिक क्रियाशील ज़्यादा रिएक्टिव आपका मेटल कम रिएक्टिव मेटल को हटा देता है उसी के ही सोल्यूशन से ही। तो इस तरह की रिएक्शन को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें ऑप्शन आपका आएगा विस्थापन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों के आदान प्रदान के द्वारा दो नए यौगिक बनते हैं। यानी कि जिसमें अब की बार, पिछली बार तो देखा था आपने कि एक ही आया था और उसने हटाया, अब की बार क्या है, आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम अगर जनरल एग्जांपल लेना चाहें तो मान लेते हैं ये पहले ए और बी था और एक आपके पास था एक्स और वाई। तो आपने क्या देखा कि ये जो बी है, ये वाला पार्ट इसके पास चला गया और ये यहाँ पर आ गए। तो आपने क्या देखा कि ए और वाई बन गया और इसी तरह से एक्स और बी बन गया। तो इस तरह की रिएक्शन जिसमें आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं अपने आयंस को, तो इस तरह की रिएक्शन को बोलते हैं द्वितीय विस्थापन, क्योंकि दो जगह पर एक्सचेंज हुआ है, ठीक है ना, दो जगह पे बदलाव हुआ है। इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। आगे देखते हैं, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन संयोग करती है या हाइड्रोजन पृथक होती है, ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का हटना किसी भी अभिक्रिया के अंदर किसी रसायन में, तो ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना इसे बोलते हैं ऑक्सीकरण। इसमें ऑप्शन देखते हैं हम कहाँ पर है, ये रहा, उपचयन या ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण बोल दो या उपचयन बोल दो, आपको ध्यान कैसे रखना है, पहला वर्ड ऊ से स्टार्ट है, ऑक्सीकरण ऐसे स्टार्ट होता है, तो अपचयन ऐसे नहीं लेना, ऊ लेना है, उपचयन। ऑक्सीकरण और उपचयन, अपचयन होगा तो उल्टा होगा इसका। वो पदार्थ जो पदार्थ ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन देते हैं, यानी कि ऑक्सीजन किसने दी, तो ऑक्सीजन देने वाला जो पदार्थ होगा उसे हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑक्सीकारक, यानी कि ऑक्सीकरण करने वाला। ये इसका उल्टा हो गया। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन संयोग करता है और ऑक्सीजन हट जाती है, ऊपर वाले में ऑक्सीजन जुड़ रही थी, अब क्या ऑक्सीजन हटने लग रही है, ऊपर वाले में हाइड्रोजन अलग होने लग रही थी, अब की बार हाइड्रोजन जुड़ने लग रही है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण से उल्टा मान के चलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपचयन। अब बताया था ना मैंने, ऑक्सीकरण ऐसे स्टार्ट है और ये दूसरी प्रोसेस है अपचयन, जो ऑक्सीकरण के उल्टा है वो ऐसे स्टार्ट है।
तो आपने थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो इसलिए आपने अपचयन और ऑक्सीकरण को एक नहीं मानना है, उपचयन और ऑक्सीकरण को एक मानना है, और अपचयन जो है उससे उल्टा होता है। जो पदार्थ अपचयन के लिए हाइड्रोजन देते हैं, अब हाइड्रोजन देने वाले क्या माने जाएंगे? अपचायक, यानी कि अपचयन कराने वाले। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में एक अभिकारक उपचयित यानी कि ऑक्सीकरण और दूसरा अभिकारक अपचयित यानी कि उसका रिडक्शन यानी कि उसका अपचयन होता है, तो उस केस में ऐसी अभिक्रिया जिसमें दोनों चीजें होने लग रही है, यहाँ उपचयन भी होने लग रहा है और अपचयन भी होने लग रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? उपचयन अपचयन बोल दो या फिर रिडोक्स बोल दो, आप रिडोक्स अभिक्रिया। जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, यानी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बनती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया। जैसे एग्जांपल के तौर पर सबसे कॉमन एग्जांपल हम लेके चलते हैं, C+O2 चेंज इनटू CO2, तो इसमें साथ में क्या बनती है? ऊष्मा। तो दहन वाली जितनी भी जलाने वाली चीजें हैं या ऑक्सीडेशन वाली, ऑक्सीकरण वाली, उन सभी में लगभग ऊष्मा बनती है। तो इसमें ऑप्शन आपका क्या आएगा? ऊष्मा अक्षेपी, जिसमें ऊर्जा निकलती है। डैश अभिक्रियाएं ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रियाएं होती है, तो जितनी भी दहन अभिक्रियाएं होती है वो सभी ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रियाएं होती है। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा अवशोषित होती है, उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा अवशोषित होती है यानी कि इसमें ऊष्मा देनी पड़ती है, उसको बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। और जितनी भी अपघटन यानी कि किसी चीज को तोड़ना पड़े, तो उस अभिक्रिया में हमें ऊर्जा देनी पड़ती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने पढ़ा है कि सिल्वर क्लोराइड जो है उसको प्रकाश में रखने पर यानी कि सूर्य के प्रकाश में रखने पर ये सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। तो यहाँ पर क्या होने लग रहा है? अपघटन, किसी चीज का एक चीज का तोड़ने लग रहे हैं दो पार्ट में। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? यानी कि इसे बोलते हैं अपघटन अभिक्रियाएं। तो अपघटन अभिक्रिया में हमेशा ऊर्जा देनी पड़ती है। धातुओं की सतह का वायु, नमी या रसायनों की क्रिया द्वारा धीरे धीरे नष्ट होना, यानी कि धातुओं की सतह धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। जैसे हम देखते हैं लोहे के जंग लगता है, ठीक है ना, तो लोहे के जंग लगता है तो हमें देखते हैं कि काफी टाइम के बाद में लोहा जंग लगकर वो जो लोहे की बनी वस्तु वो लगभग खराब हो जाती है। तो ऐसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं धातु संसारण। अगर यहाँ लोहे का जिक्र होता स्पेशली तो हम यहाँ बोलते हैं जंग लगना, परंतु कोई भी धातु का नाम है, कोई भी धातु बोला वैसे में तो उसमें बोलेंगे धातु संसारण। लोहे के केस में धातु संसारण को बोलते हैं जंग लगना। अरुचिकर गंध और स्वाद द्वारा प्रभावित भोजन में वसाओं के उपचयन द्वारा उत्पन्न स्थिति, यानी कई बार क्या होता है हम देखते हैं कि जो तेलीय चीजों से बने पदार्थ होते हैं वो लंबे समय के बाद में उनमें स्मेल आना स्टार्ट होती है। जैसे घर पे बना हुआ अचार है, काफी टाइम के बाद हो सकता है वो खराब हो जाए, या मार्केट से हम कई बार चिप्स वगैरह कुरकुरे वगैरह ये खरीदते हैं तो हो सकता है उसके पास पुराना मटेरियल पड़ा हो, तो जैसे उसको ओपन करते हैं तो उसमें स्मेल आने लग जाती है, स्मेल आती होती है। तो जनरली ये जो लोकल वैरायटी की जो चीज़ें होती हैं उनमें ये दिक्कत आती है। अदरवाइज जितने भी ये चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस डाली जाती है जिसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं होती वहाँ पर। और मेनली दिक्कत कब आती है? जब भोजन जिनमें तेलीय चीज़ें होती है, जब उनको ऑक्सीजन मिलती है तभी ये गंध बनना स्टार्ट होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वसा वाले भोजन के अंदर या कोई मटेरियल के अंदर कभी भी स्मेल नहीं आती है। तो जो भी है, इस प्रोसेस को जब भोजन में वसा उपस्थित हो और उसमें गंध आने लग जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता। तो ये था आपका चैप्टर जिसमें हमने देखा कि किस तरह से क्विज को सोल्व किया जाता है। और अपना टाइम भी यहाँ टाइमर चलने लगा है, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो इसको हम सबमिट कर देते हैं और देखते हैं अपना रिजल्ट क्या आता है। तो ये था अपना रिजल्ट जिसमें हमने 15 में से 15 मार्क्स गेन किए हैं। आप देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चन है सब पे ग्रीन टिक आने लग रहा है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि अपने सभी क्वेश्चन ठीक है। और किसी भी क्विज को आप देख सकते हो, नीचे उसका करेक्ट आंसर गिवन है, और साथ में अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा क्वेश्चन होगा जो मुश्किल होगा तो उसकी हम एक्सप्लेनेशन भी साथ में डाल देंगे। तो इसी तरह से आपने 1 पे क्लिक करना है, तो देखा 1 पे देखा आपने सभी क्वेश्चन ठीक थे। इस तरह से सेकंड पेज पे आप गए, तो इस तरह से देखा सभी क्वेश्चन आपके ठीक आने लग रहे हैं।
तो ये था आपका आज का पहला लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से एमसीक्यूज को सोल्व किया जाता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के इसी चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम और नए क्वेश्चंस देखेंगे और अपने इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें हम इसी चैप्टर के और भी एमसीक्यूज को सोल्व करेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना वीडियो को मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के लिए।